सुमन, इस ड्रैगन फ्रूट ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। पहले हम दाने दाने के मोहताज थे और अब देखो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है और हर कोई हमें पहचानता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अगर ये ड्रैगन फ्रूट ना होता तो हम तो दर दर की ठोकरें ही खा रहे होते। बात उस समय की है जब रामपुर नामक गांव में सोनू और सुमन नाम के दंपति रहा करते थे। वो देखने में बहुत ही बुजुर्ग थे, परंतु उनकी उम्र इतनी नहीं थी। सोनू कोयले की खान में काम किया करता था और कोयले की खान में काम कर करके वो अत्यंत ही दुबला और बुजुर्ग लगने लगा था। आजकल लोग मुझे बाबा जी कहकर बुलाते हैं। बताओ तो सही, क्या मैं बाबा लगता हूँ? तुम्हें बाबा क्या, मुझे भी अम्मा कहते हैं। हम दोनों की उम्र इतनी है नहीं जितनी हम लगने लगे हैं। तुम औरतों को तो अपनी उम्र हमेशा ही कम लगती है। तो तुम अपने आप को ही देख लो, सारे बाल सफेद हो चुके हैं और चेहरे पर झुर्रियां हैं। तुम हालांकि सिर्फ 40 बरस के हो और ऐसे लगते हो जैसे कि नाती पोते वाले हो। तुम भी तो बिल्कुल दादी पोती वाली लगती हो। सुमन और सोनू एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। वे बड़ी मुश्किल से 2 जन की रोटी कमा पाते थे। दाल रोटी में ही गुजारा करना पड़ता था और काम हद से ज्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से उस कोयले की खान में उन दोनों का यौवन तो जैसे खो ही गया था। तभी वहाँ मकान की मालकिन आ पहुँचती है। अरे ओ सुमन, कहाँ मर गई? आज 25 तारीख हो गई है, कमरे का किराया अभी तक नहीं आया है। अभी कुछ महीने में हम दे देंगे, भागे थोड़ी न जा रहे हैं। थोड़े थोड़े दिन करके ही तुमने 2 महीने का किराया नहीं दिया है। ऐसे चलता रहा तो अगले हफ्ते कमरा खाली कर देना। अगर आप हमें कमरे से बाहर निकाल दोगी तो हम आखिर जाएंगे कहाँ? बात तो तू सही कह रही है। तेरे कोई औलाद तो नहीं है जो उसके पास जाकर तू अपना दुखड़ा रोए। पर बात तो मेरी भी सही है, मैं कब तक तेरा किराया रोके रखूंगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कमरा तो खाली करना ही पड़ेगा ना। इनका अभी काम नहीं चल रहा है, सेठ ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, घर में राशन भी खत्म हो रहा है। जैसे ही पैसे मिलेंगे तुम्हारा किराया हम दे देंगे। ओमवती वहाँ से चली जाती है, पर ओमवती और सुमन की बातें सोनू सुन लेता है और वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब करे तो करे क्या। इस वजह से वो बिना खाए पिए जंगल की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते जाकर वो एक नदी के किनारे बैठ जाता है, जहाँ पर उसे बहुत तेज भूख लगती है। घर की चिंता में मैं इतना दूर निकल गया हूँ कि ना ही रास्ते का पता चला और ना ही समय का। बेचारी सुमन मेरी राह देख रही होगी और मैं जंगल की तरफ निकल आया। अब तो मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। सोनू भूख से विचलित होकर जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक ड्रैगन फ्रूट पर पड़ती है। वो उसे देखकर बहुत खुश भी होता है और आश्चर्यचकित भी। इस जंगल में और कोई फल तो नहीं मिला, पर कम से कम ये ड्रैगन फ्रूट तो मिल गया। आज तक इसे मैंने अमीरों के घरों में ही देखा था, कभी खाया नहीं। आज चलो इसी को खाकर देखता हूँ कि ये खाने में कैसा है। सोनू उस ड्रैगन फ्रूट को तोड़कर खा लेता है। जैसे ही वो उसे खाता है तो वो अपने आप को तरोताजा महसूस करता है और अपने अंदर एक नई स्फूर्ति महसूस करता है। अरे ये क्या, मैं तो अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस ड्रैगन फ्रूट में तो कुछ जादू सा लग रहा है। ये खाने में भी स्वादिष्ट है और इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में जवानी दोबारा से आ गई है। सोनू पास की नदी में जब अपनी छवि देखता है तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता है। वो 20 से 25 वर्ष का नौजवान दिख रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और भागा भागा अपने घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। सुमन दरवाजा खोलती है और उसे पहचान नहीं पाती। हाँ जी कहिए, किससे मिलना है आपको? ये तो घर पे नहीं है। मुझे आपसे ही मिलना है। मुझसे आखिर आपको क्या काम है? मुझे आपसे शादी करना है। अजीब बदतमीज इंसान हो तुम। मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की? सुमन गुस्से में आकर एक डंडा उठाकर उसकी तरफ बढ़ती है तो सोनू उसका हाथ पकड़कर उसको सारी बात बताता है और उसको ड्रैगन फ्रूट के पास ले जाता है। उस जादुई ड्रैगन फ्रूट को सुमन को खिलाता है तो सुमन भी एक नौजवान स्त्री बन जाती है। अरे वाह,
मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हम तो काम के सिलसिले में अपना यौवन ही खो बैठे थे। ये ड्रैगन फ्रूट तो सच में ही जादुई है। इसको खाकर मैं फिर से अपने आप को तरोताजा महसूस कर रही हूँ। सुमन और सोनू उस ड्रैगन फ्रूट को लेकर घर आ जाते हैं। सोनू और सुमन को सुंदर युवक युवती के रूप में देखकर ओमवती उनसे ईर्ष्या करने जाती है और खिड़की से झांककर उन दोनों की बातें सुन लेती है। इस ड्रैगन फ्रूट की वजह से हमें अपना खोया हुआ यौवन वापस भी मिल गया और हम दुगनी फुर्ती से किसी कार्य को करने में सफल भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सफलता पर सफलता मिलती चली जा रही है। और अब देखो, हम अमीर होते जा रहे हैं। इस ड्रैगन फ्रूट से हमारी काम करने की क्षमता भी बढ़ी है, जिसकी वजह से हम अब कभी थकते नहीं। जब ये बात ओमवती सुनती है तो रात के अंधेरे में वो उस ड्रैगन फ्रूट को उठाकर अपने घर ले आती है और उसे खा लेती है। परंतु वो और भी बूढ़ी हो जाती है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, कमर झुक जाती है और जब वो अपना ये हाल देखती है तो सुमन के पास जाती है। सुमन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ये जादुई ड्रैगन उठाकर खा लिया, पर तुम तो जवान हो गई और मैं बूढ़ी हो गई। ओमवती, मैं जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ, पर ये बात सुमन को भी नहीं पता था कि जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होगा वो मुझको खाकर जवान हो जाएगा और जिसके मन में पाप होगा वो बूढ़ा हो जाएगा। तुम्हारे मन में पाप और ईर्ष्या थी, इस वजह से मेरे जादू ने तुम्हें बूढ़ा बना दिया है। ओमवती उस ड्रैगन फ्रूट से तहे दिल से माफी मांगती है, जिसकी वजह से वो अपने पुराने रूप में आ जाती है। वहीं दूसरी ओर सुमन और सोनू उस ड्रैगन फ्रूट की मदद से सबकी मदद करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार की बात है, केशवगंज कॉलोनी में कामिनी और सुरेश अपनी बेटी नीता के साथ रहते थे। सुरेश अपना एक होटल चलाता था। उसका होटल उस एरिया का मशहूर होटल था। कुछ ही दिनों में नीता का जन्मदिन आने वाला था। कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, देखते हैं मम्मी पापा मुझे इस बार क्या देते हैं। नीता बहुत लाड़ प्यार से पली थी। वो कामिनी और सुरेश की इकलौती बेटी थी। सुरेश और कामिनी दोनों ही हमेशा दूसरों की मदद करते थे। सब ठीक चल रही थी कि अचानक सुरेश का दोस्त अमन धोखे से उसका होटल और मकान अपने नाम करवा लेता है। कामिनी, हम बर्बाद हो गए, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम रोड पर आ गए, अब हम कहाँ जाएंगे? सुरेश को ऐसे हताश देखकर कामिनी बहुत मुश्किल से अपने आप को मजबूत करते हुए कहती है, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल देता है। शहर में कामिनी और सुरेश का घर, होटल सब सुरेश का दोस्त अमन अपने नाम करवा चुका था, इसलिए वो वापस गांव चले जाते हैं। गांव जाकर सुरेश खेती करता है। कामिनी और नीता भी खेती में उसकी मदद करते हैं। फिर एक दिन, माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? माँ, मुझे अपने उस घर की याद आती है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में सुरेश की तबीयत खेती करने की वजह से खराब हो जाती है। अब सारी जिम्मेदारी कामिनी पर आ जाती है। कामिनी जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। बहुत मुश्किल से समय कट रहा था। एक रात, इन सब उलझन में फंसकर तो मैं भूल ही गई कि कल नीता का जन्मदिन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं उसके लिए? हे भगवान, बस अब आपका ही सहारा है। ये सब सोचकर कामिनी सो जाती है। वह सुबह उठती है और एक काम करती हूँ, नीता को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है, वही बना लेती हूँ। इतने में सुरेश और नीता भी उठ जाते हैं। सुरेश और कामिनी नीता को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई देते हैं। नीता बहुत खुश हो जाती है। पता है नीता, आज मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाने जा रही हूँ। सच में माँ? कितने दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। ये सुनकर कामिनी मन ही मन दुखी होती है और रसोई में जाकर खीर के लिए चावल निकालती है। पतीला उठाती है तो देखती है कि पतीले में एक लौंग है। कामिनी उस लौंग को अपने हाथ में उठाती है और कहती है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपनी इकलौती बेटी का जन्मदिन ऐसे मना रहे हैं। काश कुछ जादू हो जाता और बहुत सारे पैसे मिल जाते।
इतना कहते ही सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। पैसे देखकर कामिनी बहुत खुश हो जाती है। और ये कैसा चमत्कार है? तभी कामिनी अपने हाथ खोलकर देखती है तो उसके हाथ में लौंग होती है। कामिनी दोबारा अपने मन में सोचती है, काश मेरे पास बहुत सारा सोने आ जाए। तभी कामिनी के सामने बहुत सारा सोना आ जाता है। ये देखकर तो कामिनी की खुशी का ठिकाना ही ना रहता। जादुई लौंग का जादू! आवाज सुनकर नीता और सुरेश रसोई में आते हैं और देखते हैं कि सामने बहुत सारा सोना और पैसे रखे हुए हैं। ये सब देखकर ये इतना सारा पैसा और सोना कहाँ से आया कामिनी? कामिनी दोनों को उस जादुई लौंग के बारे में सब बताती है। नीता और सुरेश को विश्वास नहीं होता। जादुई लौंग, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाए और मेरी बेटी के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और केक आ जाए। इतना कहते ही सुरेश बिल्कुल ठीक हो जाता है और सामने एक केक और एक सुंदर सी फ्रॉक आ जाती है, जिसे देख तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। कामिनी, बेटी नीता, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर नीता और कामिनी बहुत खुश हो जाती है और नीता उस सुंदर सी फ्रॉक को पहनकर केक काटती है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद कामिनी, अब हमारे पास सब कुछ है, पर मैं अपना वही होटल और घर वापस पाना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि वो पिताजी ने कितने जतन से हमारे लिए बनवाया था। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? तभी अखबार में सुरेश के होटल को बेचने की खबर देखकर कामिनी, देखो इस अमन को, हमारा होटल बेच रहा है। कितना एहसान फरामोश है। वो जानता है कि ये होटल मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, फिर भी वो इसे बेच रहा है। क्यों ना हम शहर चले और अपना वो होटल वापस खरीद लें? हम जादुई लौंग से पैसे ले लेंगे। सुरेश को कामिनी की बात ठीक लगती है और तीनों शहर चले जाते हैं। वो अपने घर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अमन अकेले खाट पर लेटा है और वो बहुत बीमार है। उसकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं है। अमन, तुम्हें क्या हो गया है? और भाभी और बच्चे कहाँ हैं? वो सब मुझे छोड़कर चले गए। पैसे के घमंड में मैं उन सबको बहुत परेशान करता था और मैं शराब के नशे में उन सबको रोज मारता था। इसीलिए वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। सुरेश अमन को अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है और उस जादुई लौंग की मदद से पता करवाता है कि अमन के बीवी बच्चे कहाँ है। जादुई लौंग के जादू से सुरेश को पता चल जाता है और वो अमन को सामने उसके परिवार को ले आता है। ये सब देखकर सुरेश, तुमसे किस मुंह से मांगू? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। तुम सच में बहुत अच्छे हो। शायद इसीलिए ही तुम्हारे पास वो जादुई लौंग है। उसके बाद अमन अपने परिवार से भी माफी मांगता है। अमन सुरेश को उसका होटल और घर वापस कर देता है। अब नीता, सुरेश, कामिनी और जादुई लौंग सभी एक साथ रहने लगते हैं और इस तरह सुरेश और कामिनी मुसीबत में पड़े लोगों की मदद उस जादुई लौंग से करते रहते हैं। बहुत पुरानी बात है। चंपापुर में सखाराम नाम का आदमी अपनी पत्नी शकुंतला के साथ रहता था। सखाराम एक डांडा हलवाई की मिठाई की दुकान में मिठाई बनाने का काम करता था। उसका सेठ बड़ा कंजूस था। वो सखाराम से बहुत काम करवाता था, लेकिन वेतन कम देता था। वो दुकान सखाराम के घर के करीब थी, इसलिए वो मजबूरी में वहाँ काम कर रहा था। दिवाली के पहले और दिवाली के दिन तक सखाराम ने जी तोड़ मेहनत की और बहुत सारी मिठाइयाँ अपने सेठ के लिए बनाई। सेठ जी, मैंने 3 गुना काम किया है। मेरी मेहनत के हिसाब से मेरा वेतन दे दीजिए। सेठ ने कम तनख्वाह दी तो सखाराम का दिल टूट गया। सेठ जी, आपके धंधे के लिए मैंने अपने सुख और नींद को कुर्बान कर दिया। अपने घर दिवाली नहीं मनाई। मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने काम किया है और आपने मुझे मेरा सही मेहनताना भी नहीं दिया। देखो सखाराम, तुमने मेहनत की लेकिन काम ज्यादा नहीं किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे काम की सही कीमत दी है। यदि तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो छोड़ दो काम। तुम्हारे जैसे मुझे 36 मिल जाएंगे। चलो जाओ यहाँ से।
सखाराम दुखी होकर घर की तरफ चल पड़ा। वो पहले से ही बीमार था। घर पहुंचकर उसे बुखार चढ़ गया। इसके बाद 3-4 दिन तक काम पर नहीं जा पाया। 5वें दिन वो सेठ की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, माफी चाहता हूँ, आज आने में देरी हो गई। सिर्फ देरी नहीं, बहुत देरी हो गई। क्या मतलब सेठ जी? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने दूसरा आदमी रख लिया है। सखाराम को बड़ा झटका लगा। वो मुंह लटकाकर घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों तक सखाराम ने काम की तलाश की, लेकिन सफल न हुआ। सुनिए जी, आपके हाथ में मिठाई बनाने का अच्छा हुनर है, क्यों ना एक मिठाई की छोटी दुकान शुरू की जाए? बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए रुपए चाहिए। मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? आप इन्हें गिरवी रखकर व्यापार शुरू करें, मैं आपका साथ दूंगी। सखाराम ने किराए की दुकान ली और छोटा मिठाई का व्यापार शुरू कर दिया। दोनों बड़े मेहनती और नेक थे। कुछ दिन के बाद शकुंतला बीमार हो गई, लेकिन मिठाई के व्यापार में सदैव अपना योगदान देती रही। उसकी बीमारी में सखाराम के बहुत सारे पैसे लग जाते थे। इसी वजह से सखाराम गरीबों के दलदल में फंसा हुआ था। शकुंतला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज शहर के बड़े अस्पताल में कराऊंगा। यहाँ के डॉक्टर सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन सही इलाज नहीं करते हैं। देखिए जी, आपने मेरा बहुत इलाज कराया है, लेकिन मेरी बीमारी ही ऐसी है कि इसका दूर होना अब संभव नहीं लग रहा है। डॉक्टरों का क्या कसूर है जब अपनी बीमारी ही लाइलाज है? अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मैं भी ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखता हूँ। मैं दुगनी मेहनत करूँगा, अधिक से अधिक पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे इलाज में लगाऊंगा। देखिए जी, 2 रोटी गाय और कुत्ते को दे दीजिए और उसके बाद भोजन कर लीजिए। एक बात तो है कि तुम गाय और कुत्तों को खिलाने की बात नहीं भूलती। बेचारे बेजुबान जानवर हैं, ये सब हमसे ही जुड़े हैं ना। भगवान हमारे द्वारा ही इन्हें भी भोजन दिला देते हैं। सखाराम गाय को रोटी खिलाने लगा और उससे बातें भी करने लगा। गौ माता, कुछ ऐसा चमत्कार करो, मेरा भी उद्धार करो। सुनिए जी, आज बाजार की मलाई कम पड़ गई है। अपने गाय के दूध की मलाई बनाकर उस मलाई के साथ मिला देंगे। कल से आपको मेले के कारण अधिक मिठाई बेचनी है, कम नहीं पड़नी चाहिए। सखाराम ने जब मलाई बनाने के लिए गैया का दूध दुहा तो चौंक गया। गाय ने 2 गुना दूध दिया था। उसने 3/4 दूध की मलाई निकाल ली। अरे, ये मलाई तो बहुत ज्यादा और बड़ी चमकदार दिख रही है। आपने इसमें कुछ मिलावट तो नहीं कर दी है? शकुंतला, तुम तो जानती हो कि मैंने कभी मिलावट का काम नहीं किया है। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करके पाप का भागी नहीं बनना चाहूंगा। 2 पैसा कम कमाऊंगा, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो मलाई की मदद से मिठाइयाँ बना लेते हैं। जब शकुंतला और सखाराम मिठाइयाँ बनाने लगे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे मिठाई बनाते बनाते थक गए, लेकिन मलाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई। बची हुई सारी मलाई को संभाल कर रख दिया। ये मलाई है या जादू? हमने इतनी मिठाई बनाई, फिर भी खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। मैं भी बहुत हैरान हूँ, उससे ज्यादा खुश हूँ। इस मलाई ने तो हमारी बड़ी भलाई कर दी। सखाराम की मिठाइयों का व्यापार बढ़िया चलने लगा। मलाई की कृपा से अच्छी कमाई होने लगी। शकुंतला का इलाज होने लगा और उसे आराम भी होने लगा। सखाराम की दुनिया रंगीन हो गई। उसकी दुकान में शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयों के कारण ग्राहक अपने आप चले आते थे। एक दिन पुलिस वाले सखाराम की दुकान में आ गए। सखाराम, तुम्हारी मिलावटी मिठाई खाकर कुछ लोग बीमार हो गए। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी दुकान पर शुद्ध मिठाइयाँ ही बनती है। हमने कभी कोई मिलावट नहीं की है। आप मेरी हर मिठाई को चेक कर सकते हैं। आप मेरे किसी भी ग्राहक से पूछ सकते हैं। हवलदार, मिठाइयों के सैंपल्स ले लो और जांच के लिए भिजवा दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं वर्षों से सखाराम की दुकान की मिठाई खा रहा हूँ, आज भी खाई है।
अभी लेकर भी जा रहा हूँ। इनके जैसे मिठाई की शुद्धता पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगी। किसी ने आपको शायद झूठ बोला है। इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं। आप शिकायतकर्ता की सही जांच करवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतने में एक गोलू नाम का आदमी दौड़ा हुआ आया। इंस्पेक्टर साहब, ये पास वाले मिठाई वाले डंडा हलवाई की सारी करतूत है। उन्हीं ने पैसे देकर दूसरे आदमी के जरिए झूठा शिकायत लिखवाई है। सखा नाम की मिठाई खाकर भला कोई बीमार हो सकता है? कहीं कोई बीमार नहीं हुआ है। डांडा हलवाई ने सखाराम को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। इंस्पेक्टर ने पता लगाया तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस वालों ने डांडा हलवाई की ही दुकान पर छापा मार दिया और बहुत सारी मिलावटी मिठाई जब्त हो गई। डांडा हलवाई के हाथों में हथकड़ी लग गई। उनके करनी का फल उनके सामने आ गया। इसलिए कहते हैं, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, नेक काम करने वाले का ही ऊंचा नाम होता है।